हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण के बारे में। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण का प्रयोग करते ही क्यों हैं। देखिए, सबसे पहले आपने अभी इससे पहले अगर मेरा वीडियो आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर यानी लुईस संरचना का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पर जाइए, क्लिक कीजिए, पहले उसको देखिए और फिर इसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में आपने वहाँ पर लुईस स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर को पढ़ा यानी लुईस संरचना को पढ़ा। अब लुईस संरचना में क्या है, अब लुईस जो भी आप कोई भी आप मान लीजिए कोई अणु पढ़ रहे हैं, मान लीजिए H2O है, मान लीजिए H2O है या H2SO4 है या SO2 है, इनकी सबकी ज्यामितीय आकृति ये कैसे दिखेंगे, रेखी दिखेंगे कि टेट्राहाइड्रल दिखेंगे कि ऑक्टाहाइड्रल कह लीजिए आप इस तरह से कि ये चतुष्फलकी दिखेंगे। इस तरह से आपको बताना होगा कि इसकी आकृति कैसी है, ठीक है। संकरण के माध्यम से आपको बताना होगा कि इन अणुओं की आकृति कैसी है और साथ ही साथ आपको इनके कोण बताने होंगे, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात कर लें, इसके डिफिनीशन क्या है, तो आपको क्या डिफिनीशन में लिखोगे, किसी परमाणु, ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा तो आपको भी याद हो जाएगी। किसी परमाणु में लगभग समान ऊर्जा के दो या दो से अधिक कक्षक, परमाणु कक्षक आपस में मिलकर दो या दो से अधिक नए कक्षक का, वो भी कैसे, समान ऊर्जा के, दो या दो से अधिक समान ऊर्जा के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, संकरण कहलाते हैं। क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है, ठीक है। ये डिफिनीशन होगा, यानी किसी परमाणु में लगभग क्या होनी चाहिए, समान ऊर्जा होनी चाहिए, और दो या दो से अधिक परमाणु कक्षक जब लेंगे तो आप उन परमाणु कक्षकों को जब लेके आप नया कक्षक बनाएंगे तो सेम टू सेम जितने आप परमाणु कक्षक लेंगे उतने ही समान ऊर्जा के दो या दो से अधिक नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए आपने दो कक्षक लिए हैं तो आपको नए कितने कक्षक बनाने होंगे, दो कक्षक बनाने होंगे, यानी दो नए कक्षक बनेंगे। आप तीन कक्षक लेते हैं तो यहाँ पर आपको कितने बनेंगे, तीन नए कक्षक बनेंगे। वो लगभग कैसी ऊर्जा होगी, समान ऊर्जा होगी, ठीक है। अब साथ ही साथ अगर हम इसके टाइप्स की बात कर लें तो संकरण के टाइप्स की बात करें तो संकरण के प्रकार देखिए, संख्या के आधार पर कम से कम अगर देखा जाए तो दो, ये देखिए जो हम लिख रहे हैं इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए दो संख्या में क्या होगा, यहाँ पर जो कक्षक होंगे एक S होगा एक P होगा, तो sp संकरण हो गया। 3 में क्या होगा, sp2 होगा, एक S होगा, दो P होंगे, तो sp2 संकरण हो गया। 4 में क्या होगा, एक S और 3 P होंगे कक्षक, ठीक है। 5 में क्या होगा, एक S 3 P और एक D कक्षक भी होगा साथ में। और 6 में क्या होगा, एक S 3 P और दो D कक्षक होंगे, तो sp3d2 संकरण होगा। और 7 में क्या होगा, sp3d3 प्रकार का संकरण होगा। तो इन संख्या के आधार पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज आगे हम बताएंगे बहुत सारे अणुओं के हाइब्रिडाइजेशन की, ये इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो हम इस संख्या के आधार पे आपको हम बताएंगे, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। देखिए, कार्बन के आधार पर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लें तो कार्बन के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा आप।
देखिए कार्बन की संख्या के आधार पर हम खाली बात कर लें अभी सबसे पहले sp संकरण की, तो sp संकरण में आप देखेंगे एक s कक्षक और एक p कक्षक आपस में मिलकर sp संकरण बनाते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात कर लें तो देखिए मैंने मेथेन ले लिया। मेथेन में आपको पता है CH4 में क्या होता है, कार्बन होता है। तो मैं अगर कार्बन की बात कर लूँ तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। और इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूँ तो 1s2 2s2 और 2p क्या हो गया 2, 2 2 4 2 6, परमाणु क्रमांक 6 है, इलेक्ट्रॉन में कितने हो गए 6। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर लें, तो अगर ये ग्राउंड स्टेज है, ग्राउंड का मतलब क्या होता है, ग्राउंड स्टेज है अगर, यानी समान अवस्था है, तो इस पे क्या होगा, यहाँ पे एक s कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, यहाँ पर इसमें 2s में कितने होंगे 2, और p में देखिएगा कितने होंगे आपके 1 और 2। ठीक है, अब अगर ये एक्साइटिंग स्टेज आ जाए, उत्तेजित अवस्था आ जाए, अब देखिए ये 1s है, 1s2, ये 2s2 और ये क्या होगा 2p2 है। अगर इसकी एक्साइटिंग स्टेज यानी उत्तेजित अवस्था है, उस कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए अब क्या है, ये 1s2 तो है ही है, बाहरी कोश में क्या है 2s2 2p2। अब क्या होगा यहाँ पर, अब ये देखिए ये क्या करेगा, यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं अलग लिख लेता हूँ, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2s क्या होगा, जब उत्तेजित अवस्था होगी तो देखिए इसके ये हो गया आपका 2px, ये हो गया 2py और ये क्या हो गया 2pz। इसके प्रकार की बात कर लें तो पहला कक्षक हो गया 2px, दूसरा हो गया 2py और तीसरा हो गया 2pz। तो इसमें तो भाई एक एक इलेक्ट्रॉन है, परंतु उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कूद कर कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो इसके पास एक है और इसके पास भी एक है। तो अगर हम केवल बात कर लें मेथेन में sp संकरण की, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा एक s कक्षक और एक p कक्षक, एक s और एक p कक्षक के मिलने से क्या बनता है, sp संकरण बनता है। ठीक है, आप इतना नहीं लिख पाए तो केवल इतना ही लिख दें, एक s कक्षक और एक p कक्षक के मिलने से क्या बनता है, sp संकरण बनता है। एक s कक्षक और एक p कक्षक के मिलने से क्या बना, sp संकरण बना, तो इसको कहेंगे sp संकरण। अब इसकी मैं अगर ज्यामितीय आकृत की बात कर लूँ तो ज्यामितीय आकृत में एक देखिए इसमें क्या बनता है, एक लोब s का बड़ा बनेगा और एक क्या होगा छोटा होगा, ये s है। ठीक है, और p में क्या होगा, एक लोब बड़ा होगा और इसमें भी एक छोटा होगा, एक p कक्षक हो गया। अब क्या होगा, अगर sp संकरण के हम ज्यामितीय आकृत की बात करें तो ये देखिए ये आपका एक लोब ये हो गया और दूसरा क्या हो गया, ये हो गया। अब आप देखोगे इसकी कुछ आकृति कैसी है, सीधे है बिल्कुल, यानी रेखी है कि नहीं है, रेखी है। तो आकृति कैसी हो गई इसकी, रेखी। और इसके बीच का कोण कितना हो गया, तो आपको पता है 180 डिग्री। तो कोण कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो sp संकरण को समझ में आ गया। अब sp2 को देख लीजिए आप लोग, sp2 में क्या होगा, एक s कक्षक तथा 2 p कक्षक आपस में अगर मिल जाते हैं तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा sp2 संकरण। ठीक है, वही चीज़ क्या होगा, ग्राउंड स्टेज तो बिल्कुल नॉर्मल होगी, यहाँ पर 1s इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2s में क्या होगा नॉर्मल में यही रहेगा, और 3s में क्या होगा, यहाँ पर ये 2p में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। यही तो ऐसे ही तो भरते हैं। परंतु एक्साइटिंग स्टेज में क्या होता है, एक्साइटिंग स्टेज में यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे ही उत्तेजित अवस्था होगा ये इलेक्ट्रॉन कूद कर कहाँ चलाएगा, यहाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, एक s में और 3 कहाँ चले गए p में, 3 कहाँ चले गए p में। तो एक s कक्षक और 2 कितने होंगे, 2 क्या होंगे, ध्यान दीजिएगा, 2 क्या होंगे
ये पी एक्स और ये पी वाई, दो पी कक्षक एक एस कक्षक और दो पी कक्षक के मिलने से क्या बनता है, sp2 संकरण बनता है। कैसा संकरण बनता है, sp2 संकरण बनता है। ठीक है, तो आगे अगर इसकी ज्यामिति की बात कर लें तो ध्यान दीजिए, हम ज्यामिति की बात कर लें तो देखिए एक लूप तो एस का ये बन गया, ठीक, और एक लूप आपका पी का ऐसे बन गया और एक लूप पी का ऐसे बन गया। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ। यानी कैसा है, ये त्रिकोणीय है। कैसा है, त्रिकोणीय संरचना है। कैसी संरचना है इसकी ज्यामिति, त्रिकोणीय है। और इनके बीच का कोण कैसा होगा, 120 डिग्री। यानी sp2 संकरण के कोण कितना होगा, 120 डिग्री। कितना होगा, 120 डिग्री। तो याद रखिएगा, पेपर में, आपके पेपर में ये चीज़ पूछी जाती है। अगर हम बात कर लें sp3 संकरण की, तो इसमें क्या होगा, एक s कक्षक तथा 3 p कक्षक आपस में मिलकर बहुत ध्यान से पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो क्या बनाएंगे, sp3 संकरण बनाते हैं या कहते हैं। ठीक है, वही चीज़ सेम टू सेम क्या होगा, कार्बन कक्षा है 1s2 2s2 2p2। अगर ग्राउंड स्टेज है तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ 1s में कितने होंगे, 2, 2s में कितने होंगे, 2, और 2p में कितने होंगे, p में क्योंकि 3 होते हैं, 3 कोस, तो यहाँ पर क्या होगा, 2p में 1 और 2। ठीक, अगर एक्साइटिंग स्टेज है तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर 2 तो है ही है 1s में। अब 2s का क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और एक कूद के यहाँ आ जाएगा। तो p के कितने हो जाएंगे, देखिएगा 2px 2py और 2p क्या हो गया, z। ठीक है, तो एक s, ये देखिए 2 तो इसके पास है ही है, एक कूद के यहाँ आ गया। ठीक है, तो एक s और 3p मिल जाए तो क्या बन जाएगा, sp3 संकरण बन जाएगा। अब इसकी अगर संरचना की बात कर लें तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक लूप बन गया। ठीक है, एक लूप आपका ये बन गया पी का, दूसरा पी का ये बन गया, और चौथा कहाँ बनेगा, देखिए अगर हमने इस तरह के स्ट्रक्चर बनाया तो एक आगे होगा। कहाँ होगा, एक आगे की ओर होगा। ठीक है, जैसे मेरा पेन लगा हुआ है, एक आगे की ओर होगा। तो ये क्या होगा, ये जब आगे होगा तो इस तरह से। ठीक, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें, अब देखिए अगर इनके हम कोने सब मिला दें तो ये हो गया टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, यानी चतुष्फलकीय संरचना। कैसी संरचना होगी, चतुष्फलकीय संरचना। ज्यामितीय आकृति कैसी होगी, चतुष्फलकीय, और इनके बीच का कोण जो होगा वो क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का। तो ये हो गया sp3 संकरण। अब हम आपको बताएंगे कि कब sp होगा, कब sp2 होगा, कब sp3 होगा, कब sp3d होगा, कब sp3d2 होगा, और तब कब आपका sp3d3 होगा। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छा समझ में आपको आएगा। देखिए किसी भी अब परमाणु का अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, नई चीज़ है, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको 101% समझ में आएगा। तो देखिएगा, अब देखिए आपको किसी भी परमाणु का अगर संकरण निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहले पता होना चाहिए कि उस, जैसे देखिए CH4 है तो ये हो गया सेंट्रल एटम, यानी क्या हो गया, ये आपका हो गया सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल एटम्स के साथ देखिएगा, सेंट्रल परमाणु के साथ कितने अन्य परमाणु जुड़े हुए हैं, आपको पहली चीज़ ये देखनी है। और दूसरी चीज़ क्या देखनी है कि उसमें कितने लोन पेयर हैं, यानी उस सेंट्रल एटम में कितने लोन पेयर हैं। तो नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, अभी समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखिए हमने आपको वहाँ पर बताया था कि अगर 2 है तो ये sp होगा, और 3 है तो ये sp2 होगा, और 4 है अगर आपका तो क्या होगा, sp3 होगा,
और 5 है तो sp3d होगा, और 6 है तो sp3d2 होगा, और 7 है तो sp3 क्या होगा, sp3d3 होगा। अब ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर कोई भी आपसे ले लेता हूँ, मान लीजिए CH4 में कहूँ कि CH4 में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो आपको कैसे बताएंगे। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस सेंट्रल एटम से, यानी इस जो आपका केंद्रीय परमाणु है, इससे कितने एटम अन्य जुड़े हैं। तो 4 जुड़े हैं, तो आपने 4 लिख दिया। प्लस अब आप देखिए, इस सेंट्रल एटम से अगर देखा जाए तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आता है, आप क्या करोगे, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। कितना होता है, 6। तो आप 1s2 2s2 और 2p कितना हो गया, 2। ठीक है। अब इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और 2 4। कितने हैं, 4। और ये चारों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से जुड़ने में लगा देते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। 1 2 3 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। 1 2 3 4, यहाँ देखिए 4 4 लग गए। ठीक है। अब इसके पास एक को कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, कोई भी आपका लोन पेयर बचा नहीं बचा, क्योंकि सभी क्या हैं, अपना क्या बनाए हुए हैं, ये साझेदारी करे हुए हैं, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन इनके पास एक्स्ट्रा नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 0। तो यानी 4 में 0 जोड़ दिया, कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखिए क्या हो गई, sp3 हो गई। अब इसी तरह देखिए यहाँ पर अगर हम कह दें आपसे H2O की, H2O, तो यहाँ पर देखिए O की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने को कहें तो H कितने जुड़े हुए हैं, 2। अब ऑक्सीजन की बात कर लें तो ऑक्सीजन का 8 होता है, आप करोगे 1s2 2s2 और 2p कितना हो गया, 4। तो 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए। कितने हो गए, 6। अब ऑक्सीजन देखिए बीच में क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास देखिए यहाँ पर कितने हैं, 6। तो आप जोड़ दीजिए, ये ऑक्सीजन ले लिया, एक एक क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया, और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या करोगे, 1 1 और ऊपर 2 2 आप क्या करोगे, लिख दोगे, और यहाँ बाकी ऐसे लगा दोगे। तो ये तो साझा कर लिए। अब ये क्या है, खाली बचे हैं, वो भी किस में, पेयर में। पेयर कितने हैं, एक ये पेयर हो गया, पेयर का मतलब 2 होने चाहिए ना, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 4। तो 4 के लिए कितना होगा जल के लिए, sp3। आइए एक थोड़ा सा टफ वाला देखते हैं, IF7। देखिए IF7 में देखिए यहाँ पर इस सेंट्रल एटम से कितने फ्लोरीन जुड़े हैं, 7। तो 7 लिख दिया। अब आयोडीन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आयोडीन आपका होता है हेलोजन है, फिर कल बाहर आएगी। ठीक है। तो वहाँ लास्ट अगर देखा जाए बाह्य कोश में, तो इसके होते हैं बाह्य कोश में आपका हो गया फिर कल बाहर आएगी। ठीक है। तो ये लमसम मान के चलिए 5s2 और ये हो गया 5p, ये आपका हो जाएगा 5p5। ठीक है। अब ये 5 2 कितने हो गए, 7। कितने हो गए, बाह्य कोश की बात कर रहा हूँ, खाली बाहरी, तो 5 2 7 हो गए। तो यानी F से कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, इस तरह आप देखेंगे तो I से देखिए F से कितने जुड़ जाएंगे, 7। और ये सातों के F के पास होंगे कितने, 1 2 3 4 5 6, ये 7। इस तरह F के पास देखिएगा 7 जुड़ेंगे, तो इसके पास क्या होंगे, एक को भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे, क्योंकि ये F ये F ये F ये F और ये F ये F, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। अब सातों क्या होंगे, ऐसे जुड़ जाएंगे ना। अब सातों के पास तो कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, यानी 0। तो खाली क्या है, 7 है, तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d3। अब और भी देखिए आगे चल के देखिए NH3 का देख लीजिए, NH3 देखिए यहाँ हाइड्रोजन के पास कितने सेंट्रल एटम के साथ कितने जुड़े हुए हैं, सेंट्रल एटम के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। प्लस नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, देखिए नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। आपका पहली कक्षा में तो दूसरी में क्या होगा, 7, दूसरी में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 5 में 3 तो हाइड्रोजन से जुड़ जाएंगे, केवल 2 ही तो बचेंगे, 2 का मतलब एक पूरा जोड़े में बचा, तो ये हो गया 4। तो अमोनिया क्या हो गया, sp3 हो जाएगा। ठीक है। और भी देखिए आप थोड़ा सा, जैसे अब मान लीजिए जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोरीन कितने हैं, 4। जेनान का क्या है, ये देखिएगा, जेनान का आपका होता है 18 वर्ग में। किस वर्ग में होता है, 18 वर्ग में। तो
तो यहाँ पर लमसम मान के चलिए इसमें होगा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हीना, नीना और करीना की क्या है, जीरोक्स। ठीक है, लमसम 2, 10, 18, 36 और 36 में आप 18 जोड़ दोगे तो 54 होगा। लमसम ये मान के चलिए 5s2 और ये हो गया 5p6। ठीक है, तो 6 के 6 हैं, यानी यहाँ पर आप जेनॉन के पास देखिए कितने बचेंगे, जेनान के पास बचेंगे यहाँ पर देखिएगा, जेनान अपना ऐसे जुड़ जाएगा। जेनान कैसे जुड़ जाएगा, 1 2 3 4। अब देखिए ये सब ऐसे जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए। अब ये जेनान जब जुड़ गया तो जाहिर सी बात है इस जेनान के पास, देखिए जेनान के पास इलेक्ट्रॉन लास्ट में कितने हैं, 2 और 6, यानी टोटल कितने हो गए, 8। और जेनान को अगर जोड़ना है तो इसके पास एक एक करके तो ये जुड़ गया, अब बचे कितने, 4, यानी एक जोड़े में इलेक्ट्रॉन हो गया और एक एक जोड़े में इलेक्ट्रॉन हो गया, टोटल कितने हो गए, 2, यानी ये हो गया 6। और 6 के लिए क्या होगा, sp3d2, क्या होगा, sp3d2। तो इस तरह आप बहुत से तत्वों के परमाणुओं के क्या कर सकते हैं, बहुत से परमाणुओं के हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं। आप कुछ अपने मन से निकालिएगा और कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझसे पूछिएगा कि ये सही है कि गलत है, तो मैं आपको कमेंट से ज़रूर बताऊंगा। तो आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। और हाँ, इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल भी आनी चाहिए साथ में। अगर पीरियोडिक टेबल नहीं आती है तो जाइए अभी पीरियोडिक टेबल को सीखिए और उसके कम से कम 1 से लगाकर 30 तत्वों तक तैयार कर लीजिए। तो ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।